डिप्लोमेटिक मेजर्स आर द फर्स्ट स्टेप्स। अब हमको काइनेटिक एक्शन लेने की जरूरत है, और ये काइनेटिक एक्शन विल हैव टू बी मच मोर देन सर्जिकल स्ट्राइक, मच मोर देन एयर स्ट्राइक। अच्छा है कि आसिम मुनीर साहब के सर में दर्द हो, उनका ब्लड प्रेशर बढ़े, उनकी बैक में लो बैक एक हो, क्योंकि ये सारा तमाशा उनका क्रिएट किया हुआ है। 6 दिन पहले 7 दिन पहले ये आसिम मुनीर साहब ने एक उल जलूल बयान दिया था दुनिया के सामने। ये रिस्पॉन्सिबल आदमी है, असली रूलर पाकिस्तान का ये है। हमारी औरतों का रुंदन सुनकर खून खौल जाता है। इट बॉइल्स माई ब्लड। अब आपको डिटर करना पड़ेगा। डिटर मतलब इतने कॉस्ट कॉन्सिक्वेंसेस बढ़ाए कि 10 बार सोचना पड़े ऐसा दुस्साहस करने के पहले। ठीक है, उसके लिए काइनेटिक मिलिट्री एक्शन के अलावा मुझे दूसरा कोई ऑप्शन नहीं दिखाई देता। आपको करना पड़ेगा। सर, अब हालात ये हो चुके हैं, पाकिस्तान के द्वारा कुछ जगह छिटपुट फायरिंग की भी घटनाएं सामने आ रही हैं, तो ऐसे में अब माहौल किस तरफ बढ़ता जा रहा है? माहौल युद्ध की तरफ बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान कह रहा है कि इंडस वाटर ट्रीटी एब्रोगेशन इज एन एक्ट ऑफ वॉर। तो मेरा ख्याल तो पहल, वी आर द विक्टिम, हमको पहल करनी चाहिए। हमें वेट नहीं करना चाहिए कि वो कुछ करे। देखिए, पाकिस्तान सब हदें पार कर चुका है। जनरल आसिम मुनीर पगला गए हैं, उनका कार्यकाल खत्म हो रहा है। पाकिस्तान में कोई भी आर्मी का जनरल रिटायर नहीं होना चाहता, चाहे उसको इंडिया पाकिस्तान युद्ध क्यों ना करना पड़े। है? हजारों लोग मर जाएं उसे फिक्र नहीं, उसको तो अपनी नौकरी जो है ऐश महल में बड़ा पसंद आ गया है, रहना ज्यादा है। उसने 6 दिन पहले एक बड़ी बेवकूफ़ी की एक इडियोटिक स्पीच दी, जिसका कोई सर पैर समझ नहीं आया साहब। दुनिया भर में उस दर्जे पे, उस ओहदे पे एक न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्री का जो आर्मी चीफ है, जो कि असली रहनुमा है, मैं बाकी सब तो मुखौटे वाले नाटकीय कठपुतलियां हैं। ठीक है, उसने पहले तो इमरान खान को आउट किया, एक इलेक्शन स्टील करी, जैसे कि 1971 में उन्होंने मुजीबुर रहमान को हटा के इलेक्शन स्टील करी थी। उस वक्त उनको कीमत चुकानी पड़ी, आधा देश खो दिया। ये दूसरी स्टोलन इलेक्शन का क्या अंजाम होगा वक्त ही बताएगा। लेकिन इस शख्स ने ही डिक्लेयर्ड सिविलाइजेशनल वॉर अगेंस्ट इंडिया कि हिंदू मुस्लिम, वो तो 7वीं सदी में दुनिया को लेकर जाना चाहते हैं। ठीक है, और उसके 6 दिन बाद ये जो उकसाऊ भड़काऊ स्पीच थी, बयान था, उसके 6 दिन बाद वो पहलगाम में कत्ल-ओ-गारत कर दिया साहब। कोई 28 हमारे बेचारे बेकसूर हिंदुस्तानी, जो वहां पे केवल क्या कसूर क्या था साहब कि वो ठंडी हवा खाने गए थे पहलगाम, वहां उन्होंने गोलियां खाई। हमारी औरतों का रुंदन सुनकर खून खौल जाता है। इट बॉइल्स माई ब्लड। बेटियां, बेचारी बच्चियां हमारी अपने पतियों की लाशों के पास बैठ के रो रही, उनके सामने मारा उनके पतियों को, और धर्म पूछ के मारा। कलमा पढ़ो, हिंदू हो, पतलून उतारो, वगैरह वगैरह। अरे साहब, ये कोई, इज दिस सिविलाइज्ड बिहेवियर? आप कौन सी सदी में जी रहे हैं? आप न्यूक्लियर आर्म पावर हैं, आप तो खतरा हैं पूरी दुनिया के लिए। आपके तो न्यूक्लियर डिफैंग करना पड़ेगा इस तरह। तो मुझे बहुत खुशी है कि हमारी सरकार ने भी बड़े सख्त कदम उठाए हैं, इंडस वाटर ट्रीटी एब्रोगेट कर दी है और छोटे माइनर स्टेप्स लिए हैं डिप्लोमेटिक, वो तो हर बार हो जाते हैं। इंडस वाटर ट्रीटी अनप्रेसिडेंटेड है। 65 के युद्ध में, 71 के युद्ध में और कारगिल के युद्ध में कभी इसको छेड़ा नहीं गया। अब इसको छेड़ा गया है और पाकिस्तान की हवा खिसक गई। ठीक है, इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर वो इंटरनेशनल कोर्ट में भी जा सकते हैं पाकिस्तान इसको लेकर। अरे जाए, भाड़ में जाए ना, क्या कर लेगी इंटरनेशनल कोर्ट? ट्रीटी मेकिंग इज अ सॉवरेन फंक्शन ऑफ स्टेट। हमने ट्रीटी बनाई, हम उसको, जब इस तरह का बिहेवियर पाकिस्तान से आ रहा है
तो हमारे पास और कोई चारा नहीं है बट टू एब्रोगेट दैट ट्रीटी। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इस ट्रीटी का इफेक्ट एकदम अपेरेंट नहीं होगा। आपको डैम बनाने पड़ेंगे, आपको पॉन्डेज इंक्रीज करनी पड़ेगी, जहां से जो पानी जा रहा है पाकिस्तान की तरफ उसे रोका जाए, तब पाकिस्तान छटपटाएगा। अब इसमें ऑलरेडी प्रॉब्लम्स आ रही हैं पंजाब और सिंध के बीच में, उनके जो सूबे हैं पंजाब के और सिंध के, कि भाई पानी तुम मेरा मार रहे हो, तुम ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। तो इसके चलते आपने पाकिस्तान को झंझोड़ तो दिया, लेकिन मेरा सिर्फ कहना ये है कि ये पर्याप्त नहीं। और मुझे बहुत खुशी है कि कल हमारे प्रधानमंत्री जी ने खुद कह दिया है, एक बड़ा क्लियर रॉयट एक्ट पढ़ दिया है पाकिस्तान को, और अगर भाषा में कोई प्रॉब्लम थी तो उन्होंने अंग्रेजी में भी बता दिया है कि साहब आपको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। और ये जो कीमत है, अब थोड़ा ये कॉस्ट एंड कॉन्सिक्वेंसेस इस दर्जे से बढ़ाने पड़ेंगे, ना केवल इंडस वाटर ट्रीटी, वहाँ कहानी ख़त्म नहीं होती। आपको काइनेटिक मिलिट्री एक्शन भी लेना होगा, नहीं तो ये सिलसिला बंद नहीं होगा। उल्टे ये और ट्रीटी का बहाना लेके शायद ये दर्जे हरारत अपनी तरफ से बढ़ाने की कोशिश करे। बहुत हो गया रिएक्टिव, कॉन्सिक्वेंस मैनेजमेंट ऑन ओन साइड ऑफ द बॉर्डर। अब हमको पलटवार करना होगा। हमने पलटवार किया था 2016 में, उड़ी 40 के करीब मार डाले थे इनके टेररिस्ट लॉन्च पैड्स में। कुछ देर शांति रही, फिर वही चुलबुली। फिर हमने 2019 में बालाकोट एयर स्ट्राइक करी, 1-1.5-2 साल चुप रहा, खासकर जब हमने 370 हटाया और वो क्यों नहीं करी पाकिस्तान ने। और फिर चीन के पास रोता गया कि मेरे आका मुझे बचाओ, और उसने लद्दाख में छेड़खानी शुरू की। ये किस्सा कहानी तो हम जानते हैं। कहना मैं ये चाहता हूँ कि जो सर्जिकल स्ट्राइक थी, जो एयर स्ट्राइक थी, वह एक सिग्नल था, स्ट्रेटेजिक सिग्नलिंग, कि दस फार नो फर्दर, शॉट अक्रॉस द बो थी कि चौकस हो जाओ, ये चलेगा नहीं, तुमको कॉस्ट एंड कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़ेंगे। बट इट वॉज नॉट फॉर डेटरेंस, वो तो सिग्नलिंग थी ना साहब, सिग्नल दे दिया आपने, थोड़ी देर चुप रहा, फिर चुलबुली। तो अब आपको डिटर करना पड़ेगा। डिटर मतलब इतने कॉस्ट कॉन्सिक्वेंसेस बढ़ाए कि 10 बार सोचना पड़े ऐसा दुस्साहस करने के पहले। ठीक है, उसके लिए काइनेटिक मिलिट्री एक्शन के अलावा मुझे दूसरा कोई ऑप्शन नहीं दिखाई देता। आपको करना पड़ेगा। यू कांट बी रिएक्टिव, यू कैनॉट कन्फाइन योर सेल्फ टू कॉन्सिक्वेंस मैनेजमेंट ऑन ओन साइड ऑफ द बॉर्डर। सर, सबसे बड़ी बात, अब क्या अमरनाथ यात्रा पे कितना फर्क पड़ेगा? देखिए साहब, जब मैं जम्मू कश्मीर में था तो अमरनाथ यात्रा के 2-3 महीने पहले हम लोग, जो माउंटिंग बेस है अमरनाथ यात्रा का, पहलगाम, द्रास, इन पहाड़ी इलाकों में मैसिव कॉम्बिंग ऑपरेशन शुरू कर देते थे। ठीक है साहब, और जिनके चलते हम सैनिटाइज करते थे एरिया को कि यात्रा बिल्कुल सेफ जाए, शांतिपूर्वक तरीके में जाए। ठीक है, मेरे को बड़ी हैरानी है कि इस साल अप्रैल खत्म हो गया, अभी तक कुछ वहां पे नहीं हुआ। मेरा ख्याल वहां पे आप भारतवर्ष को बड़ा फेवर करेंगे अगर आप जो वहां के डीजीपी दिलबाग साहब थे उनको वापस लाए। उनके कार्यकाल में तो कोई तमाशा नहीं देखा हमने वैली के अंदर। ठीक है साहब, विरोधाभास ये है कि मैं एक चीज प्लीज कहना चाहता हूं, सबसे अच्छा कदम जो भारत की सरकार ने लिया है आज तक, एब्रोगेशन ऑफ 370, एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 35A। और उस वक्त हमने अमरनाथ यात्रा के बहाने ही वैली को सुपर सैचुरेट कर दिया था विद ट्रूप्स, तभी शांति बहाल हुई। शांति बहाल होती है जब आप बूट्स ऑन द ग्राउंड बढ़ाते हैं। ठीक है साहब, विरोधाभास ये था कि जब वैली में हमने इतनी ट्रूप स्ट्रेंथ बढ़ाई
तो उस वक्त कई लोगों के दिमाग में आइडिया आया कि साहब बहुत खर्चा हो रहा है फौज के ऊपर, इसकी नफरी कम करो ताकि हम हथियार खरीदें। बड़ी सुंदर बात है साहब, नफरी कम करो। कोविड के दौरान 3 साल आपने भारत की फौज में सब भर्ती बंद कर दी। पैरामिलिट्री फोर्सेस में नहीं हुई, पुलिस में नहीं हुई, सब चलती रही, लेकिन कोविड का नाम लेके 3 साल आपने भर्ती बंद कर दी। हर साल 60,000 नफरी रिटायर होती है, ठीक है, तो 60 तियां 1,80,000, 1,80,000 से फौज काट दी। जबकि खतरे बढ़ रहे हैं साहब। जो इलाका हमने जीत करके फतेह करके दिया था, मैं था किश्तवाड़ में सेक्टर कमांडर 3 साल तकरीबन रहा, मैं था रजौरी पुंछ में जीओसी 2 साल तकरीबन रहा, पूर्ण रूपेण शांति करके दी थी, सर कुचल के आए थे हम लोग। लेकिन साहब अगर आप वहां से सडनली फौजें हटा दें, सीआई ग्रिड रिमूव कर दें, तो आप गैप्स क्रिएट कर रहे हैं जो दुश्मन एक्सप्लॉइट करेगा। वो सो तो नहीं रहा है ना। तो एक तरफ जब हमने इतना अच्छा कार्य किया वैली के अंदर, तो हमने पीर पंजाल में अपना गार्ड अप क्यों कर दी? और ये जो एक थ्योरी हमारी फौज के कुछ तबकों में, ब्यूरोक्रेसी में और लीडरशिप को उन्होंने इससे इन्फेक्ट कर दिया है कि साहब मैन पावर सबसे बड़ा फजूल खर्ची है। आपको लड़ना है पहाड़ों में, घने जंगलों में, आपको तो मैन पावर ही मैन पावर चाहिए। अगर पहाड़ में अटैक के लिए मैदान में रेशियो 3:1 होती है, पहाड़ में 10:1 होती है। अरे प्लीज समझिए ना साहब, हम लोगों ने धूप में बाल तो नहीं सफेद किए, ठीक है। ऐसे क्रिटिकल टाइम पे सडनली अपनी मैन पावर हटा लेना मेरी नजरों में एक मिसजजमेंट थी, बहुत भारी। अभी भी इसको रेक्टिफाई किया जाए, लेकिन रेक्टिफाई नहीं कर रहे ना साहब। तभी तो मेरे को वो बोले साहब क्यों इतना एंग्विश आ रहा है? इसलिए आ रहा है कि हर साल 60,000 रिटायर होते थे, 60,000 भर्ती करते थे। अब आप 45,000 48,000 भर्ती कर रहे हो, यानी हर साल आप वो गैप बढ़ाते जा रहे हो। आपको लग रहा है कि साहब फौज जो है वो बिल्कुल वेस्ट ऑफ मनी है, मैन पावर, कि हम टेक्नोलॉजी खरीदेंगे पैसा बचाकर। क्या टेक्नोलॉजी खरीदी है साहब आपने? बहुत कुछ हो गया है, लेकिन बहुत कुछ करने को बाकी है। आपको डिफेंस बजट बढ़ाना होगा। इट इज लेस देन 2%, इट इज लेस देन 2%। जो देश युद्ध कर रहे हैं वो 4-5% तक जाना को मजबूर हो रहे, ठीक है। रशिया यूक्रेन वॉर में अगर एक लेसन आया है तो मैन पावर बहुत निहायत जरूरी है। कोई टेक्नोलॉजी मैन पावर को रिप्लेस नहीं कर सकती। आप डिफेंस बजट बढ़ाइए, क्योंकि खतरे बढ़ रहे हैं, ये खतरे बढ़ रहे हैं, लेकिन हम मैन पावर कम करेंगे, ये इसमें विरोधाभास है, इसमें खतरा है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि अभी भी हमारी फौज, हमारी सरकार इस पे एक्शन लेगी। ये जो गैप्स आ रहे हैं उनको जल्द से जल्द कवर करेगी। हमारी सिक्योरिटी एनवायरनमेंट बद से बदतर होती जा रही है। पहले हम 2.5 फ्रंट वॉर सिचुएशन में थे, अब हम 3.5 फ्रंट वॉर सिचुएशन में हैं। चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश और आधा फ्रंट घर में छुपे गद्दारों का। इन सब से निपटने के लिए आपको मैन पावर बढ़ानी पड़ेगी, आपको वेपन्स एंड इक्विपमेंट कटिंग एज लाने पड़ेंगे, आपको रफाल लाने पड़ेंगे, आपको 5th जनरेशन फाइटर लाने पड़ेंगे, आपको तेजस की स्पीड गति बढ़ानी पड़ेगी, आपको जो एटैक्स गन है, मीडियम भारी तोपें जो कि यूक्रेन में वॉर विनिंग फैक्टर साबित हुई है, वो लाने पड़ेंगे, ड्रोन्स लाने पड़ेंगे। आपको खर्चा बढ़ाना पड़ेगा। चीन का डिफेंस एक्सपेंडिचर आपसे 3 या 4 गुना ज्यादा है, और आपको ना केवल चीन से निपटना है, आपको चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश से निपटना है। तो आई थिंक हमको थोड़ा सा अर्जेंसी लानी पड़ेगी इन सारे मामलों में, नहीं तो हम खतरा मोल ले रहे हैं। आपके पास 1.4 अरब मैन पावर है,
50% भारतीय 26 वर्ष की आयु के नीचे हैं। अगर दुनिया में बड़ी आर्मी बनानी है, सबसे बड़ी आर्मी, चीन से बड़ी आर्मी भारतवर्ष बना सकता है। बढ़ाने के बजाय हम देख रहे हैं, हम तो काट रहे हैं साहब। ये बहुत विरोधाभास है, ये बहुत विरोधाभास है। इसको प्लीज रैशनलाइज करना पड़ेगा किसी को। और ये जो माइंडसेट है कि मैन पावर इज अ वेस्ट ऑफ मनी, इज अ ड्रेन ऑन आवर रिसोर्सेज, ये बहुत गलत है। मैन पावर को आप नौकरी दे रहे हैं, मैन पावर को आप लोगों को नौकरी दे रहे हैं जो इस वक्त अर्जेंटली रिक्वायर्ड। मैं कुछ और चीजें कहना चाहता हूं साहब, अगर इजाजत हो तो मैं कुछ और चीजें कहना चाहता हूं कि हर साल हम ये अमरनाथ की यात्रा के पहले ये जो पहलगाम का इलाका, अनंतनाग का इलाका, जो माउंटिंग बेस हैं 2 पहलगाम और द्रास, ये जो सारे पहाड़ों में हम बहुत अपने कॉम्बिंग ऑपरेशंस बढ़ा देते थे। अप्रैल, मई, जून, इसमें ज़बरदस्त कॉम्बिंग ऑपरेशन पहाड़ों में किए जाते थे ताकि कोई खतरा ना रहे अमरनाथ के यात्रियों के ऊपर। अप्रैल खत्म हो गया है, पहलगाम खाली है। टूरिस्ट बढ़ रहे हैं, पहलगाम खाली है, क्यों? मेरा सुझाव है, हाथ जोड़कर विनती है, दिलबाग साहब जो थे डीजी पुलिस, ही वाज अ वेरी गुड मैन। उसने कश्मीर को अच्छी तरह बाय द ब्रावोस पकड़ लिया। आप उनको वापस लाइए, क्योंकि जो और कोई सज्जन है उनका सोच है कि मैं अकेले सब कुछ कर लूंगा, लोन वुल्फ, लोन रेंजर, मुझे ना फौज की जरूरत है, मैं फौज को लड़ना सिखा दूंगा। अगर मतलब वी नीड ए टीम प्लेयर लाइक दिलबाग, आप प्लीज उसको वापस लाइए, बहुत फर्क पड़ेगा। और मैं कहना चाहता हूं कि आर्मी की जो नफरी घट रही है उसको जल्दी से जल्द मेकअप करिए। एक बड़ा वेलकम स्टेप फौज ने लिया है, वो नई डिवीजन खड़ी कर रहे हैं। यूनिफॉर्म फोर्स को, जो कि रियासी में होता था, उधमपुर में होता था, डोडा यहाँ पे होता था, उसको उठा के लद्दाख ले गए थे हम उसको अब वापस लाएंगे, जल्द से जल्द लाइए। एक नई डिवीजन खड़ी हो रही है, इसका मतलब मैन पावर बढ़नी शुरू हो गई है। जल्दी करिए, टाइम नहीं है हमारे पास। जो हमने इंडस वाटर ट्रीटी को एब्रोगेट किया है, वो बहुत सख्त कदम है और पाकिस्तान हिल गया है। वो उसे एक्ट ऑफ वॉर बोल रहा है। तो अब हमको फॉलो थ्रू करना है। फॉलो थ्रू मतलब एकदम पानी नहीं रोक सकते जब तक कि डैम्स ना बने, पॉन्डेज ना बने, ये थोड़ा टाइम लगेगा। अभी ये थ्रेट इन बीइंग है, बट अच्छी खासी थ्रेट है। ठंडे पसीने तो आ गए हैं आसिम मुनीर साहब के पास। कजाकिस्तान गए हुए थे विजिट के लिए, अच्छी ठंडी हवा है वहाँ भी इस वक्त कजाकिस्तान में, दौड़े वापस आए हैं। कराची से अपने जहाज निकाल के स्कर्दू भेज रहे हैं, जम्मू कश्मीर भेज रहे हैं। समझ नहीं आ रहा कि भारत कहाँ पे पलटवार करेगा। अच्छा है कि आसिम मुनीर साहब के सर में दर्द हो, उनका ब्लड प्रेशर बढ़े, उनकी बैक में लो बैक एक हो, क्योंकि ये सारा तमाशा उनका क्रिएट किया हुआ है। आसिम मुनीर साहब, जैसे मैंने बताया, रिटायर होने वाले हैं। कोई पाकिस्तान का आर्मी चीफ एक बार चीफ बन जाए, वो तो फिर चीफ फॉर लाइफ बनना चाहता है। जियाउल हक, परवेज मुशर्रफ वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है, ये छोड़ना ही नहीं चाहते गद्दी, ठीक है साहब। और इस गद्दी को ना छोड़ने की वजह से अगर उनको भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध करना पड़े, हजारों लोग उनकी हवस के लिए शिकार हो जाए, वो कोई फर्क नहीं पड़ता। 6 दिन पहले, 7 दिन पहले ये आसिम मुनीर साहब ने एक उल जलूल बयान दिया था दुनिया के सामने। ये रिस्पॉन्सिबल आदमी है, असली रूलर पाकिस्तान का ये है। वो सिविलियन तो सारे बेचारे कठपुतली और मुखौटे हैं, ठीक है साहब। इसने अनाप शनाप बकना शुरू किया कि साहब हिंदू और मुसलमान अलग हैं, कभी इकट्ठे नहीं हो सकते, तभी हमने पाकिस्तान बनाया। हमने मदीना के बाद एक नई रियासत मदीना, पता नहीं क्या, कितनी दारू पीते हैं नहीं पीते तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो तो अनाप शनाप बक रहे थे।
और उसका अंजाम, जो उनके उकसावे का अंजाम हफ्ते बाद हमने देख लिया, हफ्ता भी नहीं कुछ दिनों के बाद देख लिया पहलगाम में, जहां हमारे बेचारे निहत्थे यात्रियों को आपने धर्म पूछ पूछ के मारा, कलमा पढ़ो, पतलून उतारो, वगैरह वगैरह। ठीक है। और साहब वो जो क्रुंदन देख के मैं तो अपना आपा खो बैठा। कब तक भारतवर्ष की हमारी बेटियां बिलख बिलख कर टेलीविजन पे रोना पड़ेगा अपने हस्बैंड्स की लाशों के साथ। एक बेचारी महिला, मंजुनाथ जी मेरे ख्याल उनका नाम था, उनके हस्बैंड को उनके सामने मार डाला। दुख से त्रसित वो बेचारी महिला ने कहा कि अरे मेरे को भी मार डाल साले, मेरे लड़के को भी मार डाल, हमारा भी दुख दर्द खत्म कर दे, कैसे अकेले जिंदगी जीऊंगी मैं, मेरे को भी मार डाल साले, तूने मारा है मेरे हस्बैंड को, हमको भी मार। उसके बेटे ने भी गाली दी थी। ये भी आई एम प्राउड। वो जवाब में क्या बोलता है, नहीं जाके मोदी को बता। अरे तेरी ये दुस्साहस, भारत के प्राइम मिनिस्टर को तू धमका रहा है, तू कह रहा है कि जो करना है कर ले। तो ठीक है साहब, आपने सुन लिया कल मोदी साहब को, उन्होंने भी सुना दिया। और कोई अगर किसी को भाषा में फर्क लगे, किसी को भाषा में फर्क लगे तो उन्होंने अंग्रेजी में भी बोल दिया है। आई एम वेरी श्योर कि अब फॉलो थ्रू होगा, क्योंकि IWT एब्रोगेशन बाय इटसेल्फ, डिप्लोमेटिक मेजर्स आर द फर्स्ट स्टेप्स। अब हमको काइनेटिक एक्शन लेने की जरूरत है, और ये काइनेटिक एक्शन विल हैव टू बी मच मोर देन सर्जिकल स्ट्राइक, मच मोर देन एयर स्ट्राइक बालाकोट की, क्योंकि वह स्ट्रेटेजिक मैसेजिंग के लिए थे, वो सिग्नल के तौर पे थे पाकिस्तान को, शॉट अक्रॉस द बो, दस फार नो फर्दर। इसके आगे आप रेड लाइन पार कर रहे हैं, खतरा मोल ले रहे हैं, हम कॉस्ट एंड कॉन्सिक्वेंसेस बढ़ा देंगे आपके लिए, दर्जे हरारत वहां तक बढ़ाएंगे जहां तक तुम यू डोंट क्राई अंकल। ठीक है। तो अब मुझे पूर्ण विश्वास है कि भारत की सशस्त्र सेनाओं को आदेश मिल चुके होंगे कि वो, और उनको पूरे अलर्ट पे डाल दिया गया है। भारत की सेना, भारत की नेवी एक्सरसाइज कर रही है। वहां पे जो है कंपकपी हमको पाकिस्तान में दिख रही है। कराची से वो जहाज अपने एयरक्राफ्ट हटा रहे हैं, C-130 लाद लाद के वो स्कर्दू की एयर बेस पे अपने जहाज पहुंचा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के इलाके में उनको फिक्र पड़ गई है कि अब वहां पे पलटवार आया। वो भूल गए हैं कि भारत की एक बड़ी तगड़ी नेवी है, हमारा एयरक्राफ्ट कैरियर, हमारे मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स, वो जो अरब सागर में अब एक्सरसाइज कर रहे हैं, कराची की तरफ बढ़ रहे हैं। याद रखो पाकिस्तान वालों, 1971 में भारतवर्ष ने कराची के ऊपर 2 वार किए थे। 6 जहाज पाकिस्तान नेवी के वही कराची की बंदरगाह में डुबो दिए थे, और जो ऑयल फार्म है उसको आग लगा दी थी हमारी एयरफोर्स और नेवी ने मिलकर, कि वो 7 दिन जलती रही थी। सूरज नहीं दिखा था कराची में। आप क्या समझते हो, तुम एक फ्लैंक खाली करके दूसरी फ्लैंक बचाओगे? भारत की दूसरी बड़ी फौज है, भारत की जो है चौथी बड़ी नेवी है, 5वीं बड़ी एयरफोर्स है। तुम यहाँ कवर करोगे, वहां मारेंगे, देख के मारेंगे, चुन के मारेंगे, अपने समय पे मारेंगे। कोई तुम्हारा टाइम टेबल नहीं चलेगा, अब टाइम टेबल यहाँ से आएगा। ठीक है साहब, ये करना अब अनिवार्य है, क्योंकि जो भी वी कांट एक्सेप्ट कि भारत के 28 लोग आप मार दें, 17 घायल कर दें और सीटी बजाते निकल जाए, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। एंड विल हैव टू बी पुट टू इट, और उसके लिए हमको स्ट्रेटेजिक डेटरेंस इंपोज करनी है। डेटरेंस, रेज कॉस्ट्स एंड कॉन्सिक्वेंसेस फॉर पाकिस्तान। Don't confine your actions to reaction on your own side, consequence management, fire fighting on अपनी साइड। रक्षात्मक होके ना लड़ें, आक्रामक होने का वक्त आ चुका है।